10 शुरू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है जुडिशरी का थर्ड ऑर्गन्स। तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चैप्टर है ये आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हमने इसके पहले पार्लियामेंट्री, दैट इज़ लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव, और आज हमारा टॉपिक रहेगा जुडिशरी। तो 3 ऑर्गन्स में से ये हमारा लास्ट ऑर्गन्स है जुडिशरी। सो इसे शुरू करते हैं आज ना। जुडिशरी इज़ द थर्ड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, जो थर्ड ऑर्गन्स है, और इसका काम क्या होता है, इंटरप्रेट द गवर्नमेंट्स, मतलब जो भी है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच की प्रॉब्लम्स है और सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स है, तो उसको सॉल्व कौन करता है, जुडिशरी करता है, कोर्ट करता है। तो सबसे टॉप में हाईएस्ट लेवल पे एट द पीक में कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सो द फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो हमारा जो है सबसे पहले हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं, सबसे पहले देखा जाए कि एक प्रोविजन जब हुई थी स्टार्टिंग में, तो उसमें कहा गया था कि देयर विल बी 1 चीफ जस्टिस, उसमें चीफ जस्टिस एक ही रहेगा और उसके अलावा 7 अदर जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो डिटरमाइन करेंगे किस तरह से कैसे काम होगा। द नंबर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर किस तरह से कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके बारे में डिटरमाइन किया गया था। लेकिन बाद में साथ उसकी सैलरीज कितनी है, उसको किस तरह से वर्किंग कंडीशंस क्या रहेगा वर्किंग का, तो ये भी कंडीशन जो है कौन करेगा, सब कुछ सर्विस ऑफ द जज जो भी है कंडीशंस कैसी है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि इसको पेमेंट कितना मिलेगा, इंसेंटिव कितना मिलेगा, तो ये सारा पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो ये स्टार्टिंग वाला प्रोविजन है जहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिस तरह से स्टार्टिंग में प्रोविजंस थी उसके अकॉर्डिंग। और इसका जो नंबर ऑफ जजेस है वो डिसाइड सुप्रीम मतलब पार्लियामेंट करेंगे, और उसकी वर्किंग एंड जो सैलरीज वाली है ये सारा डिसीजन कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। लेकिन बाद में देखा गया कि फिर जब चेंजेस आया है तो उसके अंदर जैसे अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट में लिखा गया कि नंबर ऑफ जजेस जो है इंक्रीज़ किया गया, तो 1 चीफ जस्टिस रहेगा और उसके अलावा 31, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ जज इंक्लूडिंग अ चीफ जस्टिस वाज इंक्रीज टू 31, तो एक चीफ जस्टिस और उसके साथ अदर जज जो होगा वो 30, दो मिला के 31 हो जाएगा। ये कब हुआ, 2008 में, इसीलिए ये चेंजेस हुआ है अमेंडमेंट के थ्रू। सो द नंबर ऑफ जज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके वो 31 हुआ, तो मतलब 30 + 1 चीफ जस्टिस। तो पहले कितना था, चीफ जस्टिस 1 हो गया + 7 = 8 था, है ना। तो अब हो गया है कि 30 + 1 चीफ जस्टिस = 31। तो ये चेंजेस हुआ है। अब इसके साथ साथ द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो है प्रेसिडेंट सबसे पहले जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसको अपॉइंट किया जाता है। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। द कंटेक्स्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, तो जिस तरह से चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है तो किस प्रोसेस पे किया जाता है, तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट होता है वो एडवाइस लेता है अदर जजेस से, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, होम ही थिंक टू बी कंसल्टेड फॉर द पर्पज, जिसे लगे कि ये सीनियर जज है हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट से, इनसे हमें डिस्कस करना चाहिए, ताकि किसको अपॉइंट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंट करना है। इसके लिए उनके साथ कंसल्ट करके कि जो नाम वो सजेस्ट करेंगे या फिर जो पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट जो सजेस्ट करना चाहते हैं उसके साथ डिस्कस करके। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कहा गया है एट प्रेजेंट आ कॉलेजियम सिस्टम्स, तो ये सिस्टम है थ्रू विच जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो जिस सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट करते हैं किसे, हम चीफ जस्टिस को, उस इस मैथड को कहा जाता है कॉलेजियम मैथड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि उसमें चीफ जस्टिस को जो अपॉइंट करते हैं, तो अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 सीनियर इसके अंदर होगा, 4 सीनियर मोस्ट जज प्रपोज द नेम ऑफ द जज ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो मोस्टली चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए 4 सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को नेम जो है प्रपोज करते हैं कि ये नाम है, अगर आप चाहें तो इन्हें आप अपॉइंट कर सकते हैं एज अ चीफ जस्टिस। सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ जज फ्रॉम द प्रपोज लिस्ट ऑफ द नेम, तो उसी लिस्ट में से जो प्रपोज किया था उसी लिस्ट में से प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फिर उसी लिस्ट में से प्रेसिडेंट उन्हें एज अ चीफ जस्टिस किसी एक को चूज कर लेते हैं।
अब आता है कि क्वालिफिकेशंस क्या है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन है कि अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, कि सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक तो इंडियन सिटीजनशिप बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा है कि ही शुड हैव वर्क एज अ जज इन द हाई कोर्ट और इन 2 और मोर देन 2 कोर्ट्स, मतलब एक तो उसने हाई कोर्ट में उसने काम किया होगा एज अ जज, या फिर 2 और मोर देन 2 कोर्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट में उन्होंने एज अ कंटिन्यूसली 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स जो कंटिन्यूसली उसने काम किया होगा एज एन एडवोकेट, एज अ, जैसे लॉयर्स होते हैं, एज एन एडवोकेट मीन्स लॉयर जो ऐसे होते हैं, उन्होंने ऐसा काम किया होगा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट हो या फिर 2 और मोर देन कोर्ट फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, उसके अंदर काम किया हो, या फिर एज ए एडवोकेट हो, लॉयर हो हाई कोर्ट के कहीं, और उन्होंने प्रैक्टिस 10 ईयर्स, लगभग 10 ईयर्स जो है मिनिमम प्रैक्टिस की होगी, तो उसके अकॉर्डिंग द पर्सन इज एलिजिबल टू बी इलेक्टेड और चूजन एज द सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट्स के जज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये इसमें से जो है ये याद रखना है, इसमें 2 ही है लेकिन 2 में बहुत कुछ है, कि सबसे पहले वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट के, या 2 से ज़्यादा कोर्ट में उन्होंने ऐसा काम किया होगा, जज होंगे 5 ईयर्स मिनिमम पीरियड्स के लिए। फिर अगर उन्होंने एज अ एडवोकेट अगर काम किया होगा हाई कोर्ट के अंदर, और वो भी कितने समय के लिए, 10 ईयर्स के लिए, या फिर एज अ ही और शी बी एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है लॉ किसके नज़र में, प्रेसिडेंट के नज़र में, सो द पर्सन कैन बी चूज इन फॉर द पोस्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट। नॉर्मली एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 तक रहते हैं, ठीक है। सो बट ही और शी कैन वॉलंटरी रिजाइन फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर। तो कब तक सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कितने तक करते हैं, 65 ईयर्स तक, लेकिन वो 65 ईयर्स से पहले भी वॉलंटरी रिजाइन कर सकते हैं कि मुझे नहीं करना, मैं बस रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। द पार्लियामेंट कैन रिमूव अ जज, साथ साथ पार्लियामेंट भी रिमूव कर सकती है जज को, हिज और हर ड्यू टू हिज कंडक्ट, जो भी उन्होंने मिसबिहेव किया होगा या फिर वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, चीटिंग की होगी, करप्ट किया होगा, घूस लिया होगा। सो दे आर डिफरेंट एलिगेशन अलग अलग, और वो एलिगेशन जो है, आरोप जो है, वो सही मायने में प्रूव हो जाती है पार्लियामेंट के अंदर, और फिर 2/3 मेजोरिटी जो है पार्लियामेंट में वो वोट कर देती है उनके खिलाफ, तो ईजिली उस जज को प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसकी सैलरीज कितनी आएगी, तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है रिसीव करते हैं 1 लाख पर मंथ, और अदर जज जो होते हैं वो 90,000, ठीक है। सैलरीज के साथ साथ अलाउंसेस भी मिलती है, एंड जो टाइम टू टाइम जो है चेंजेस होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, पेंशन है, ग्रेजुइटीज़ है, ये अलग अलग है। इसके अलावा मतलब उसको सोच लो, इंसेंटिव्स अलग अलग, फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे होते रहते हैं। फिर आता है क्वेंटेंसेस मीन्स द जज हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फ्रीडम फ्रॉम सिटीजन्स, फ्रीडम फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग रिगार्डिंग देयर वर्किंग एंड डिसीजंस। कि क्वेंटेंस का मतलब हो गया, क्वेंटेंसेस का, कि जज जो है वो फ्री है, इसके ऊपर कोई भी निंदा नहीं कर सकते, कोई भी उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि ये जो काम करते हैं वो बहुत प्रेस्टिजियस काम होता है, तो कोई भी इनके ऊपर क्रिटिसाइज या उंगली नहीं उठा सकते उनके काम को लेके, उनके डिसीजन को लेके। फिर आता है हेडक्वार्टर्स ऑफ द कोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स 130 में कि द हेडक्वार्टर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली। फिर रेस्ट्रिक्शंस ऑन जज, जज का क्या रेस्ट्रिक्शंस है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि अ पर्सन हु हैज़ रिमेन एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट is not allowed to practice in any court or practice in front of any officials after his retirement। कि एक बार जब वो उनकी टाइम पीरियड ख़त्म हो जाती है, 65 कंप्लीट हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो ये इनको अलाउ नहीं है कि वो किसी के अंडर में एज अ प्रैक्टिस करे लॉयर, या दूसरे छोटे कोर्ट में एज अ जज वो काम कर सके, ये इनको टोटली मना है, क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा प्रेस्टिजियस काम किया है, और उसके बाद वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। फिर जुरिसडिक्शंस, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हमने सबसे पहले फॉर्मेशन पढ़ा, अब उसका पावर्स क्या है और किस तरह से फंक्शंस है उनके, वो काम करते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस। द जुरिसडिक्शंस का मतलब होता है एरिया इन द विच द पर्सन और द
ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, जो भी हो, इट हैज़ द पावर टू रूल। तो जुरिसडिक्शन हो गया एरिया, और टेरिटरी जिसके बीच में वो अपना काम कर सकता है। मतलब मान लो ये बाउंड्री एरिया है, ठीक है, ये ए का है और ये बी का है। अब यहाँ पर ए वाला एरिया जो है वो अपना ए मेंटेन करेगा, बी वाला एरिया बी दिखेगा। ए वाला ए जो है वो बी के एरिया में नहीं जाएगा, ना इंटरफेरेंस करेगा, ये अपने एरिया में ही रूल करेंगे। तो उसी को कहा जाता है जुरिसडिक्शन में अपने अपने एरिया के अंदर अपनी अपनी हद में रखे अपनी जो बाउंड्रीज है उसी के अंदर ही काम करना है, ठीक है। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है उस केस पे वो सुनवाई करेंगे। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस हो गया refers to those disputes which can be heard only by the सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के पास ही डायरेक्टली जा रही है तो उनका केस खुद का केस हो गया है। तो उसमें कौन कौन सी केस जा सकती है डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक या एक से ज़्यादा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और यूनियंस। स्टेट ऑफ यूनियन मीन्स यूनियन टेरिटरी हो गया, या फिर वापस स्टेट आ गया, ये तीनों मिलकर आपस में इनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है। स्टेट डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर देन स्टेट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट्स, या फिर 2 स्टेट्स के बीच में, किसके बीच में हो रही, 2 स्टेट्स के बीच में हो रही है मैटर क्या है उनका, सब्जेक्ट्स को लेके, मतलब लॉ को लेकर, रूल्स को लेके कि किस चीज़ में वो रूल्स बना सकते हैं। ये हो गया उनका ओरिजिनल्स। इस 3 टाइप्स के केसेस जो है वो डायरेक्टली ओरिजिनल में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास ना। ओरिजिनल कॉन्करेंट जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों मिलके जो रूल्स बनाते हैं उसे लेके हैं। तो बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव बीन गिवन द राइट टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास भी हाई कोर्ट के पास भी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही रूल्स बनाएंगे। और जब दोनों ही रूल्स बनाते हैं किसी मैटर को लेके तो उसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो गिवन द राइट टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स दोनों को ही दिया गया है। Therefore, disputes regarding these fundamental rights are firstly presented in High Court of the respective states or can directly be present in front of the Supreme Court if required. तो यहाँ पे यह है कि अगर स्टेट, क्योंकि दोनों के पास राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के लिए वो आगे आ सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो सबसे पहले तो वो चाहे तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं उस मैटर को लेके। तो ये हो गया ओरिजिनल का ना। एपेलाइट, तो ये याद रख सकते हो इजीली कि एपेलाइट का मतलब होता है यहाँ पे, एपेलाइट मीन्स अप्लाई। तो ना अप्लाई मीन्स अप्लाई, और अप्लाइट मीन्स कि जब हम कोई चीज़ नीचे से अप्लाई करके ऊपर किसी को भेजते हैं, एप्लीकेशन जिस तरह से लगाते हैं तो हम भेजते हैं, मतलब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप जा रहे हैं। तो एपेलाइट होगा मीन्स फ्रॉम नीचे से दूसरे स्टेट में जाना, मतलब लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जाना। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है सबसे टॉप में, तो नीचे से जो केस ऊपर जाती है उनके पास, तो वो केस को कहा जाता है एपेलाइट जुरिसडिक्शंस। तो अलॉन्ग विथ ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो प्रोवाइडेड कि वो एपेलाइट केसेस को भी देखेंगे, क्योंकि स्मॉल जैसे हाई कोर्ट से लोग जो है अपनी अपील को हाई कोर्ट में, अगर उनको डिसीजन सही नहीं लगा तो वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तब उसकी केसेस को हेयर करेंगे, तो उसे कहा जाता है एपेलाइट जुरिसडिक्शंस। अब वो कौन कौन सी केसेस होती है ये डिवाइड किया जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, मतलब रूल्स को लेके, सिविल केस, क्रिमिनल केस, इस तरह से केसेस आती है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस रूल्स को लेके कि इफ़ द हाई कोर्ट प्रोवाइड्स दैट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द लॉ ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, कि कोई इंटरप्रेट करते कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, इन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट इन अ डिस्प्यूट्स, और वो डिस्प्यूट्स मैटर, मतलब कोई मुद्दा हो जाता है इस तरह से, और वो डिस्प्यूट वाला मतलब झगड़ा वाला मुद्दा हो जाता है, टॉपिक ले लेते हैं, देन उस समय वो क्या करेंगे, देन अपील अगेंस्ट द डिसीजंस मेड बाय द हाई कोर्ट कैन ऑल्सो मेड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो वो डिस्प्यूट जब वो हाई कोर्ट में उनकी प्रॉब्लम जो वो उन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट में लेके गए केस को, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर्स को, लेकिन वहाँ पर भी वो उस मैटर्स को उनको लगा कि हाई कोर्ट में सही से डिसीजन नहीं लिया, तो फिर वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। फिर आता है सिविल वाले में, इन द बिगिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इन दिस कंटेंस दैट इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली सच केसेस फ्रॉम द हाई कोर्ट कुड बी
heard in which the disputed amount is more than 20,000. But as per 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये पहले थी कि 20,000 से ऊपर अगर होती है तभी वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है हाई कोर्ट से। लेकिन जब चेंजेस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ तो 1973 के अंदर जब चेंजेस आया तो उसमें ये लिख दिया गया दिस रेस्ट्रिक्शंस ऑफ लिमिट ऑफ अमाउंट हैज़ बीन रिमूव्ड। तो ये रिमूव कर दिया कि 20,000 के ही केसेस के ऊपर होने पर वो केसेस लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब ये लिमिट्स हटा दी गई, तो देयर इज़ नो लिमिट्स ऑफ मनी। अगर कोई चाहे तो 20,000 है या फिर उसका 5,000 है या फिर 2,000 जो भी मैटर है, अगर उनको लगता है कि हमारा हाई कोर्ट में प्रॉब्लम सही से नहीं सुनवाई हुई तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। फिर आता है क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में भी जो डिसीजन लिया गया था हाई कोर्ट में, अब वो वापस नहीं उनको लगता तो वो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कौन सी केसेस? इन विच सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज रिलीज अ क्रिमिनल एंड द हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड दिस डिसीजन एंड सेंटेंस द कन्विक्टेड पर्सन टू डेथ। मतलब हाई कोर्ट से जो नीचे वाला कोर्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट, उस कोर्ट के अंदर उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया गया कि वो क्रिमिनल है और उसे सेंटेंस दे दिया गया है, क्या? डेथ सेंटेंस। इन विच द हाई कोर्ट हियर अ केस ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड सेंटेंस द कन्विंस पर्सन टू डेथ। तो उस मामले में वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या फिर किसी हाई कोर्ट ने ही डायरेक्ट किसी केस को देखा है कि जो सबऑर्डिनेट केस है उनके पास गया है और उन्होंने भी उसको डेथ सेंटेंस दे दिया है, तो वो केस भी वो सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। या फिर इफ द हाई कोर्ट प्रोवाइड्स दैट अ केस इज लायबल टू बी हर्ड, या फिर खुद हाई कोर्ट को लगे कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना चाहिए, वो अच्छे से सॉल्व कर सकती है, तो वो खुद हाई कोर्ट को प्रीफर कर देंगे। हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रीफर कर देंगे। तो इसी तरह से ये सारा केस जो है क्रिमिनल वाला वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस होती है, तो स्पेसिफिक केसेस में क्या आ जाता है? जैसे दे आर सर्टन स्पेसिफिक केसेस विच डू नॉट केम इन द अबव मेंशन्ड कैटेगरीज। ये हमारे ऊपर वाले जो भी कैटेगरीज थे, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, इसमें नहीं आती है, ये थोड़ा अलग है। तो इन विच इट इज इम्पॉर्टेंस टू बी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरफेयर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही आना जरूरी होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाए और कहीं नहीं जाए। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 135 में सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द राइट दैट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, जो मिलिट्री कोर्ट होती है, मिलिट्री के प्रॉब्लम्स वो मिलिट्री कोर्ट ही सॉल्व करती है। द सुप्रीम कोर्ट गिव्स परमिशन टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय एनी हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट्स। तो इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट के अलावा इसे छोड़ के, ये एक्सेप्शनल है, ये इनकी केसेस सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत मतलब एक्सेप्शनल, बहुत ही रेयर नहीं के मामले। तो सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा बाकी जो केसेस होती है हाई कोर्ट्स की या फिर ट्रिब्यूनल्स की, ठीक है ना, तो जो ह्यूमन राइट्स की मैटर्स की होती है, जो इंटरनेशनल मैटर्स का हो जाता है, तो उस केसेस को वो मतलब सुनवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके साथ तो सिर्फ किसको नहीं वो लोग हेयर नहीं करती है, मिलिट्री केसेस को हेयर नहीं करती है ना। पावर टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील्स। अब यहाँ पे कुछ अपील्स के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि वो जैसे द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है वो उसको देखती है, सुनती है, और ट्रिब्यूनल उसको भी सुनती है। एक्सेप्ट मिलिट्री, यहाँ पे बार बार बताया कि मिलिट्री की केसेस वो सॉल्व नहीं करती है, ना वो इंटरफेयर करती है। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसके अलावा कहीं उसकी और रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं पर भी इंटरफेयर कर सकती है। अपील कोई प्रॉब्लम हो तो अपने आप उनको बता सकती है, सुपरवाइज कर सकती है ना। एडवाइजरी जहाँ पे वो एडवाइस करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ही जो है वो एज एडवाइजरी जो है एक्ट करती है, क्योंकि वो किसे एडवाइस करती है? प्रेसिडेंट को। जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई बहुत ही क्रिटिकल है और लॉ मैटर से रिलेटेड है, तो वो उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनसे डिसीजन ले सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डिसीजन जो होती है, तो सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग जो भी है क्वेश्चंस, वो उससे राइज करके उनसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एक्सेप्ट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है, अब वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उनको वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, क्योंकि उन्होंने डिसीजन एडवाइस मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एडवाइस दे दी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये है कि अब तक जितनी केसेस हुए टिल नाउ, सारे केसेस की रिकॉर्ड रखी गई है,
ताकि इन फ्यूचर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड सेम केसेस अगर आ गया तो किस तरह से कोर्ट ने उसको डील किया था, किस तरह से क्लूज उनको मिली थी, ताकि उनसे बाकी वाले जो नेक्स्ट केसेस हैं, जो भी वकील हैं, उन्हें वो एज अ गाइड कर सके। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक लाइब्रेरी है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, हर फाइल, हर केस का एक फाइल बना हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। फी प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक राइट्स है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, इसके लिए वो हमारे प्रोटेक्टर्स है। अब कौन प्रोटेक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट देखती है कि हमारे राइट्स हमसे ना छीने। क्यों? तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमने भी पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होते हैं हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाते हैं। तो इसी तरह से अब तक सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑथोरिटी टू इश्यूज राइट्स। तो राइट्स मीन सम्मन, तो जिसने भी हमारी राइट्स को छीनने की कोशिश की है तो सुप्रीम कोर्ट ने सम्मन मतलब ऑर्डर इशू किए ताकि वो राइट्स जो है वापस हमें दे दिया जाए। तो अब तक इतने सारे जो है ये सारे ऑर्डर्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया है, जो भी जैसा सर्कमस्टांस हुआ उसके अकॉर्डिंग। अब आता है हमारा लास्ट, गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो गार्जियंस है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसे कोई चेंज ना कर ले, अपनी मनमानी ना करे, तो उसको देखने के लिए कौन है, कौन बना है उनका गार्जियन? हमारा सुप्रीम कोर्ट है। वो प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी अपनी मनमानी ना करे, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। जहाँ पे वो एग्जामिन करते हैं, जो भी रूल्स आती है इस तरह से अमेंडमेंट करते हैं तो वो सही है, वैलिड होनी चाहिए। सबसे पहले एग्जामिन होती है, वैलिड देखती है कि वो लॉ जो है वो वैलिड है, जनता को फ़ायदा दे रही है कि नहीं दे रही है, इस तरह से वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 131 में एंड 132 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू रिव्यू द लॉ फॉर्म बाय द यूनियंस और द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसका मतलब कि अगर उन्हें लगा कि लॉ अच्छा नहीं है, सही नहीं है जनता के लिए, तो उसको रिव्यू के लिए वापस बोल सकते हैं कि आप इसको रिव्यू मतलब सोचो और इसमें चेंजेस करो। Therefore, if the union parliament or the state legislature violate the constitutions or form a law which is against the provision of the fundamental rights, then such a law formed by the union parliament या फिर state legislature can be declared as unconstitutional by the Supreme Court. So, अब ऐसे में अगर कोई रूल्स ऐसा बना लिया गया जिसे लगे कि वो सही नहीं है, वॉयलेट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारी छीन ली है, इस तरह से कोई रूल्स बनाया जा रहा है, तो आगे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, तो सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर करेंगे और उस लॉ को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के डिक्लेयर कर देंगे कि वो रूल्स को वो रिमूव कर दे। तो दिस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ नोन एज अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो इसी तरह से इसका मतलब है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो ईजिली जो भी डिसीजन है उसको रिव्यू कर सकते हैं, रिचेंज करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है। तो हमारा जो है जुडिशरी जो थर्ड ऑर्गन है वो कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ हमारा सिविक्स का दूसरा चैप्टर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।